बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब, अनदर लेक्चर चैप्टर 15 हमने शुरू किया पिछले लेक्चर में कोड ऑफ एथिक्स के नाम से, जिसमें हमें बताया गया कि जनाब आई कैप के मेंबर्स और स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि वाइल दे परफॉर्मिंग देयर प्रोफेशनल एंड बिजनेस ड्यूटीज और वाइल दे आर मैनेजिंग देयर बिजनेस एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप, they must observe the code of ethics. They must observe the code of ethics, and those code of ethics are: number one is integrity, objectivity, confidentiality, competence and due care, and professional behavior. So there are 5 in total. और हमने बात यह की कि जनाब इन पांचों कोड ऑफ एथिक्स का जो आउटकम है वो क्या है? वो है जनाब एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर, एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर जो कि इन्फ्लुएंस नहीं होता, ठीक, जो कि इन्फ्लुएंस नहीं होता ना किसी एक्सटर्नल प्रेशर से ना किसी इंटरनल, ना वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आता है, वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, वो जनाब अपने क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर नहीं करेगा, वो अपने नॉलेज को, अपने स्किल को कंटिन्यूस बेसिस पे अपग्रेड करता रहेगा सो दैट वो अपने क्लाइंट को बेहतर सर्विसेज दे, और वो कभी भी इंटेग्रिटी पे अपने कंप्रोमाइज नहीं करता और उसकी ऑब्जेक्टिविटी इज ऑलवेज इंटैक्ट। तो हम कहते हैं इन सब का कॉम्बिनेशन जो है जब है, तो इसके बाद एक प्रैक्टिशनर जो हमें मिलता है, एक अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हमें मिलता है, तो हम कहते हैं ये एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, इसकी राय पे रिलाय किया जा सकता है। So this is why the ICAP requires the members and the student to follow these code of ethics. ले जनाब, ये तो हो गया पहली बात। अब एक तस्वीर का रुख ये है कि आपने कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना। अब आपको दूसरी बात से अवेयर किया जाएगा कि भाईजान ये जो कोड ऑफ एथिक्स है इनको फॉलो करना थ्योरेटिकली तो लगता होगा बड़ा आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स। देयर आर सर्टेन सिचुएशंस इन योर प्रैक्टिकल लाइफ और आएंगी जिनको आप फेस करेंगे जहां पर इनको अपहेल्ड करना, इनको फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और उन सर्कमस्टांसेस में पर्टिकुलर फैक्टर्स होते हैं जो इनको या इनकी कंप्लायंस मेंबर्स के लिए मुश्किल कर देती है। उन पर्टिकुलर फैक्टर्स को आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दोज पर्टिकुलर फैक्टर्स जो कि कोड ऑफ एथिक्स के साथ कंप्लायंस को मुश्किल कर देते हैं। इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मेंबर टू कंप्लाई विद ऑल दीज कोड ऑफ एथिक्स इन सर्टेन सिचुएशंस। और उन सिचुएशंस के अंदर क्या है, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, कुछ इश्यूज हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ सिचुएशंस हैं जहां पर हमारे लिए ये फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और उन फैक्टर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। एंड दोस फैक्टर्स आर कॉल्ड एज ethical threats. These are called as ethical threats. Ethical threats. मतलब ऐसे फैक्टर्स जिनके होते हुए एक राइट कोर्स ऑफ एक्शन लेना मुश्किल हो जाता है, इट बिकम्स डिफिकल्ट। सो वो तमाम फैक्टर्स जो कि आपके लिए मुश्किल कर सकते हैं, विच कैन डेविएट यू फ्रॉम द एथिकल बिहेवियर, ठीक, मतलब ऑल दोज फैक्टर्स which have a potential to deviate a member or a student from exhibiting an ethical behavior is called as threats. इनको हम threats कहते हैं, they are called as threats, ethical threats, ठीक। अब ये threats जो है ये भी 5 तरह की threats, there are 5 threats, there are 5 threats. The number one is called as self-interest threat. Self-interest threat. Number one is self-interest threat. This is first one. Second one is called as self-review threat. Self-review. Self-review threat. Number 3 is called as familiarity threat.
Number 4 is called as intimidation threat. Intimidation threat. And the last one is called as advocacy threat. So they are total in 5, number in 5. There are 5 threats जिनमें ये पोटेंशियल है, जिनमें ये एबिलिटी है कि वो मेंबर्स को एथिकल बिहेवियर से डेविएट कर सकती हैं अगर इनको प्रॉपरली सेफ गार्ड ना किया जाए, अगर इनके खिलाफ एक प्रॉपर मैकेनिज्म ना बनाया जाए या मेंबर्स को अवेयर ना किया जाए. समटाइम्स दे माइट नॉट बी अवेयर दैट दे हैड बीन मिसगाइडेड बाय ऑल दीज थ्रेट्स. तो उनको अवेयर किया जा रहा है, उनको नॉलेज दिया जा रहा है, उनको इनके फीड किया जा रहा है उनके ब्रेन के अंदर कि भाई जब सिचुएशन में आओ तो देखो क्या क्या थ्रेट्स हैं, एंड देन यू शुड रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली सो दैट यू कैन मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ दीज थ्रेट्स. मतलब हमारा काम यहाँ पर इनको जानने का मकसद ये है कि इफ यू वांट टू फॉलो दोज एथिकल बिहेवियर्स यू हैव टू मिटिगेट दीज थ्रेट्स. इनको कम से कम करना पड़ेगा, इनको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. अगर आप इनको जानेंगे तो आप इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे. देन आफ्टर दे आइडेंटिफाई दीज थ्रेट्स हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मेक अ फ्रेमवर्क जिसको हम सेफ गार्ड्स कहते हैं, कि जिनसे हम कोशिश करें कि मेंबर्स जो हैं वो इनसे अप्रोप्रिएटली बच सके, इन थ्रेट से, इनके इफेक्ट से बच सके, सो दैट इट बिकम ईजी फॉर देम टू फॉलो द कोड ऑफ एथिक्स. ठीक हो गया जनाब. तो सबसे पहली थ्रेट है जी हमारे पास सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. तो जब हम कहते हैं जी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट जो है ये क्या है, व्हाट इज अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. ठीक. अब आप अगर आप इसमें देखें तो मैं अगर आपको सादा सी बात बताऊं, इन सब को डिस्कस करने से पहले एक जनरल सी बात अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आप गौर करेंगे इसके जो क्रक्स है, इसका जो सब्सटेंस है पूरी स्टोरी का, वो ये है कि एथिकल बिहेवियर एग्जिबिट करने में और ना करने के दरमियान में आप खुद हैं, इट्स यू. ये आप भी हैं, खुद ही हैं, आपका सेल्फ है जो आड़े आता है, जो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है फ्रॉम एन एथिकल बिहेवियर. उसकी कई वजूहत हो सकती हैं. सबसे पहली वजूहत क्या है, दैट इज सेल्फ इंटरेस्ट. ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है बेसिकली. इसमें होता क्या है कि आप पर्सनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं. द पर्सनल इंटरेस्ट बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन द पब्लिक और योर एम्प्लॉयर इंटरेस्ट. तो पर्सनल इंटरेस्ट को आप जो है वो प्रायोरिटी दे रहे होते. इसकी वजह से आप जो है वो एथिकल बिहेवियर से डेविएट करते हैं. ठीक. मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका कोई अपना कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है दैट यू हैव और अदर इंटरेस्ट. ठीक. और आपका कोई क्लोज फैमिली है जिसकी वजह से आप अफेक्ट हो सकते हैं, दैट इज योर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें कि जनाब आप अकाउंटेंट हैं, आप काम कर रहे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आपको पता है कि इस साल के बोनसेस जो हैं वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे हैं. तो जितने प्रॉफिट्स होंगे, ठीक, उतना बोनस भी अच्छा हो सकता है. तो अब आप सोचें कि अगर आप सिर्फ इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करें ताकि प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो जाए, सो दैट आपका बोनस बढ़ जाए, तो इसका मतलब है कि आपने एक अनएथिकल एक्ट परफॉर्म किया और उसकी वजह आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, पर्सनल गेन है, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन टू गेट द बोनस, कि बोनस मिल जाए हमें किसी तरह से. तो आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं. ठीक. तो उससे क्या होगा, उससे जनाब आप मिसलीड कर रहे हैं हायर मैनेजमेंट को कि जनाब प्रॉफिट्स तो बहुत ज़्यादा है तो बोनस तो बनता है एम्प्लॉइज़ का. इसका मतलब है कि आपने उस इंफॉर्मेशन को जानबूझकर इस तरह से प्रेजेंट किया कि जनाब आपका बोनस बन जाए. ठीक हो गया. फिर समटाइम्स हम कई एक्शन इसलिए भी परफॉर्म कर रहे होते हैं. ठीक. आपको लगता है कि आपकी जॉब चली जाएगी, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जॉब चलेगी, तो फिर क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे. सो समटाइम्स आप इस प्रेशर में आ जाते हैं. आपको लगता है कि जनाब ये अगर नौकरी चली गई तो फिर क्या होगा, तनख्वाह कहाँ से मिलेगी, पैसे कहाँ से आएंगे. इस वजह से भी आप कोई ऐसा काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं जो कि एथिक्स के अगेंस्ट है. इसका मतलब अगर आप इस वजह से ऐसा कर रहे हैं तो फिर देन अगेन
यू आर अंडर द थ्रेट विच इज कॉल्ड एज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। या आपका कोई बड़ा क्लोज, फॉर एग्जाम्पल आप जिस जगह काम कर रहे हैं, आपका बॉस आपका बड़ा क्लोज फ्रेंड है, ठीक, पुराना दोस्त है, आप उसके रेफरेंस से वहां पे गए हुए हैं, तो अब आप पे दो तरह के प्रेशर हैं, दोनों ही सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। एक आपको लगता है कि जनाब फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है जॉब ना चली जाए, लेकिन दूसरी बात जो आपको ज़्यादा अफेक्ट कर रही है वो ये है कि वो आपका पुराना दोस्त है, वो आपको यहाँ पे लेकर आया था, तो अब आप अपने इस क्लोज रिलेशनशिप की वजह से, ठीक, अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि जनाब क्या हो गया, द सिचुएशन इज दिस कि आपने कोई ऐसा काम कर दिया है जो कोड ऑफ एथिक्स के अगेंस्ट है, और उसकी वजह आपका कोई क्लोज एसोसिएशन है, कोई आपका क्लोज फैमिली रिलेशनशिप है, ठीक, क्लोज फैमिली मेंबर है, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि सीएफओ साहब जो हैं वो आपके फॉर एग्जांपल द अंकल हैं आपके, और आप वो आपको कह रहे हैं कि यार तुमने ये करना है वाइल प्रिपेयरिंग द, और आप उसको डिनाई नहीं कर पा रहे, हालांकि आपको पता है कि ऐसा करने से आप फॉर एग्जांपल यू आर ब्रीचिंग सम रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, तो आपको लग रहा है कि कोड ऑफ एथिक्स तो ब्रीच हो रहा है, लेकिन बट स्टिल अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो थ्रेट जिसकी वजह से आप कोड ऑफ एथिक्स से डेविएट हो गए वो है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। इसका मतलब ये है कि आपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, जिसका ताल्लुक फाइनेंशियल बेनिफिट से है या किसी किस्म के नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट को आप सीख कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप पैसे के लिए कर रहे हैं या आप अपने किसी रिलेशनशिप को सेव करने के लिए, बचाने के लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो आपको डेविएट कर गया है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन जो कि अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ एथिक्स था, लेकिन आप उससे डेविएट हो गए और उसकी वजह आप खुद है। आप किस चीज से अफेक्ट हो रहे हैं? अपने फाइनेंशियल गेन से, पर्सनल फाइनेंशियल गेन, या आप अपने किसी रिलेशनशिप को लेके बड़े टची हो रहे हैं और उसको बचाने के लिए आप एक ऐसे काम करने पर राजी हो जाएं जो कि कोड ऑफ एथिक्स के अगेंस्ट है। इसका मतलब है कि ऐसी सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टांसेस जहां पर ये फैक्टर पाए जाते हो दैट आपके फाइनेंशियल रिवार्ड्स जो हैं, बोनस है, एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन दैट बोनस। बोनस जो है वो, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर आप एक जगह जॉब कर रहे हो, आप कह रहे हैं आपको सालाना बोनस मिलेगा अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी। अब ये एक सिचुएशन है और इस सिचुएशन में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां से प्रॉफिटेबिलिटी अखज़ की जाएगी, कैलकुलेट की जाएगी, वो इंफॉर्मेशन आप बना रहे हो। नाउ द सिचुएशन इज, यू नो दैट इफ अगर मैं इंफॉर्मेशन को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर लूं देन आई कैन गेट दिस बोनस। सो यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ टेम्पटेशन है, सिचुएशन में टेम्पटेशन आएगी कि आप इंफॉर्मेशन को ऐसा बना दें सो दैट यू कैन गेट द बोनस। अब ये जो सर्कमस्टांसेस है, इसमें कौन सी थ्रेट आ गई है, इन्वेड हो गई है, प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे देयर इज अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट इन द सिचुएशन बिकॉज द बोनसेस आर बीइंग अटैच्ड विद दैट इंफॉर्मेशन व्हिच यू आर सपोज्ड टू प्रिपेयर। ठीक, तो हम कहेंगे यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है और it has a potential that it can deviate you from exhibiting an ethical behavior। तो हम कहेंगे जनाब इसी तरह बात जो हो रही है कि there are certain situations जहां पर threats पाई जाती है, जहां पर थ्रेट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं आप एक ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हैं जहां पे आपके ऊपर सीएफओ साहब जो है फॉर एग्जांपल आपके अंकल, एंड योर अंकल इज आस्किंग यू टू डू समथिंग व्हिच इज अगेंस्ट द कोड ऑफ एथिक्स। ठीक, अब सिचुएशन बन गई, सिचुएशन ये बन गई है कि आपको एक ऐसा काम करना है जो कि कोड ऑफ एथिक्स के अगेंस्ट है। ठीक, अब कह कौन रहा है? वन ऑफ योर क्लोज फैमिली मेंबर। अब आपको लगता है कि जनाब अगर मैंने अंकल की बात ना मानी तो देयर इज सम फैमिली इश्यूज, अंकल है मेरे, अब इनका कहना भी मैं नहीं टाल सकता। सो इसका मतलब है आप अपने सेल्फ के गिर्द अगेन इस थ्रेट इनकॉर्पोरेट हो गई सिचुएशन के अंदर, एंड दैट इज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सो हम कहते हैं जी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कहां पर होती है? जहां पर आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं एज कंपेयर टू व्हाट इज योर ड्यूटी, और यहां पर आपकी जो सबसे ज्यादा चीज अफेक्ट होती है इन टर्म्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स वो ऑब्जेक्टिविटी है। सो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट जो है वो आपकी ऑब्जेक्टिविटी को हिट कर रही होती है बिकॉज ऑफ, अगर आपको याद हो तो आपने ऑब्जेक्टिविटी में बात की बायसनेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस।
3 फैक्टर्स हैं जिसको आपने कंसिडर नहीं करना वाइल परफॉर्मिंग योर ड्यूटी। ठीक, क्या क्या? आपने बायस नहीं होना, किसी किस्म का तासुब आपके अंदर नहीं होना चाहिए। नंबर 2, आपने अवॉइड करने हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और अनड्यू इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं लेना, आपने किसी का प्रेशर भी नहीं लेना। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के शिकार हो, यू आर एक्चुअली बिकमिंग अ प्रे ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और आपको ये कहा गया है कि इफ यू वांट टू इंटेक योर ऑब्जेक्टिविटी यू शुड अवॉइड फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को मैनेज करना है। इट्स योर ड्यूटी कि आपने अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं देनी, आपने अपने एम्प्लॉयर के या पब्लिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है। ये यहाँ पर अगर आप अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देंगे तो इसका मतलब है कि आप ऑब्जेक्टिविटी का जो कोड है ऑफ एथिक्स में वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी उसके ब्रीच कर रहे हैं। और उसकी वजह कौन सी थ्रेड बन रही है? दैट इज द सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, बिकॉज यू आर गिविंग अ प्रायोरिटी टू योर ओन इंटरेस्ट रादर देन गिविंग द प्रायोरिटी टू द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक और द एम्प्लॉयर। ले जाओ। तो एक चीज जो यहां पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि थ्रेट सिचुएशंस के अंदर, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जब हम आते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर होती हैं, एंड इन दैट सिचुएशन वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर दोज फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके अंदर थ्रेट बिल्ट इन। जैसे इस सिचुएशन में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, सिचुएशन है, थ्रेट है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट पाई जा रही। ठीक, इसी तरह जनाब देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस जहां पर सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो सकता है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब ये होता है सादा से लफ्जों में, ठीक, कि आपको ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको किसी ऐसे काम पे रिव्यू करने को कहा गया है या ऐसे काम पे रिव्यू या राय लेने के लिए कहा गया है जो काम ऑलरेडी आपने ही किया हो। फॉर एग्जाम्पल आपको असाइनमेंट दी जाए कि जनाब ये कंपनी के जो हमारे सिस्टम्स हैं इनको जरा इवेलुएट करें, और पता चले कि वो सिस्टम आपने या आपकी कंपनी ने ही पहले बना के रखे। इसका मतलब है अपने ही किए हुए काम को अगर आपको चेक करना पड़ जाए तो आप क्या होएगा? क्या आप उसमें से मिस्टेक्स निकाल सकेंगे? क्या आप उसको प्रॉपर क्रिटिकली इवेलुएट कर सकेंगे? क्योंकि अगर आपको उसमें गलती नजर आ गई तो बड़ा मसला हो सकता है। ठीक, वो कहेंगे पहले आपने गलत किया। सो देयर इज अ सिचुएशन वहां पर आपको अपना ही किए हुए काम, अपनी ही बनाई हुई रिपोर्ट्स, अपने ही बनाए हुए रिटर्न्स जो हैं उनको रीइवैल्यूएट करना चल जाए, रीचेक करना पड़ जाए इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एनी इश्यू इन दैट रिपोर्ट, एनी मिस्टेक। तो हम ये समझते हैं कि जनाब इस तरह की सिचुएशन में जो थ्रेट आती है वो सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ठीक, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि आपने काम किया हो और आप खुद किया और उसको आप चेक करें तो उसमें आपको शायद ही कोई मिस्टेक नजर आती है। क्योंकि हम अपने सेल्फ के साथ बड़े सिंपैथेटिक होते हैं। ये अगर आप देखें तो ये मसला जो है ये साइकोलॉजिकल भी होता है। मतलब अगर आप अपने आप को नॉर्मल देखें एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉट एज ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट के तौर पे अगर ना भी देख रहे हो, अगर आप अपने आप को एक आम इंसान की तरह देखें, तो अगर आप को कहा जाए कि अपने में गलतियां ढूंढें तो मेरा ख्याल ये है कि इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क जो आपको असाइन किया जा सकता है। ठीक, हमें अपने अंदर मिस्टेक्स ढूंढने में जब हम करना शुरू करते हैं तो हम बड़े सिंपैथेटिक इवैल्यूएशन करते हैं, बड़ी हमदर्दाना इवैल्यूएशन होती है हमारी अपने सेल्फ की। जब हम अपने आप को ही रिव्यू कर रहे होते हैं तो बड़े सिंपैथेटिक होते हैं। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि किसी फलां बंदे में गलतियां निकालें तो हमारे पास एक ना खत्म होने वाली लिस्ट होती है, एक लंबी लिस्ट। तो हम बड़े जबरदस्त क्रिटिकल हो जाते हैं जब लोगों को इवैल्यूएट कर रहे हो। तो बिल्कुल इसी तरह जब हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो अगर लोगों की बनाई हुई रिपोर्ट्स हमें चेक करनी पड़ जाए तो हम उसमें एक लंबी लिस्ट गलतियों की निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी ही भी बनाई हुई रिपोर्ट्स, चीजें, इश्यूज, सिस्टम, कोई भी चीज जो आपने खुद पहले डिजाइन कर रखी हो, उसको आपको कहा जाए यार ये जरा चेक करना है, तो आप उसमें से जब मिस्टेक्स निकालने जाएंगे तो आप उतने इंडिपेंडेंटली या उतने क्रिटिकल नहीं होंगे जितने के आपको होना चाहिए। आपका स्केप्टिसिज्म जो है वो उस लेवल पे नहीं होगा जितना कि होना चाहिए था, जो कि रिक्वायर्ड। ठीक, क्योंकि आपके कहीं बैक ऑफ द माइंड ये बात है कि यार ये तो मैंने खुद ही बनाई हुई है। ठीक, अब जब आपने खुद बनाई हुई है तो आपका क्रिटिकल लेवल जो है या आपके क्रिटिक्स जो है
वो उस लेवल पे नहीं आएंगे जिस लेवल पे उन्हें होना चाहिए। ठीक, तो इसको हम कहते हैं जनाब कि आपका जो है वो इस सर्कमस्टांसेस में जो फैक्टर आपके कोड ऑफ एथिक्स को अफेक्ट कर सकते हैं वो है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सर्कमस्टांसेस क्या है कि आपको अपना ही किया हुआ काम रीवैल्यूएट करना पड़ जाए, सो दैट इज सेल्फ रिव्यू थ्रेट। और ये भी आप जाके आपकी जजमेंट को अफेक्ट करती है। ठीक, क्योंकि आप अपने आप के साथ बड़े सिंपैथेटिक होकर इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि जनाब दैट इज अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट इन अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू इवैल्यूएट द वर्क दैट हैज ऑलरेडी परफॉर्म्ड बाय यू और समवन अटैच्ड विद यू। फॉर एग्जाम्पल, आपके दफ्तर ने एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के सारे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर किसी को असाइन डिज़ाइन करके इम्प्लीमेंट करके दिए, कुछ देर बाद आपको ही आ जाए काम का यार ये ज़रा इवेलुएट करना, और आपको पता है कि ये हमारे ही ऑफिस है, हमारी फर्म ने ही डिज़ाइन किए हुए हैं, तो अब आप जब उसको रिव्यू कर रहे होंगे तो आपकी इवेल्युएशन जो है इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट मच क्रिटिक्स, उसमें इतने क्रिटिक्स नहीं होंगे। बाय डिफॉल्ट आपकी इवेल्युएशन सिंपैथेटिक हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी जो है वो अंडर प्रेशर आ जाएगी। तो यहां पर भी जो आपका कोड ऑफ एथिक हिट होने जा रहा है दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। आपकी जजमेंट जो है वो कंप्रोमाइज हो जाएगी बिकॉज ऑफ दैट कि आप उसी काम को चेक कर रहे हैं जो आप नहीं परफॉर्म किए हुए। तो इसको साइकोलॉजी में एक हम टर्म यूज करते हैं नार्सिज्म, कि नार्सिज्म जो होता है साइकोलॉजी ये कहती है कि जब इंसान अपने ही सेल्फ को इवेल्युएट करता है या अपने आप में गलतियां ढूंढने जाता है तो वो बड़े हमदर्दाना अंदाज से अपने आप को इवेल्युएट करता है। तो वही नार्सिज्म जो है वो यहाँ पर आड़े आ जाता है जब हम अपने ही किए हुए काम को चेक कर रहे होते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द सेल्फ रिव्यू थ्रेट एंड इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर ऑब्जेक्टिविटी। सो सेल्फ रिव्यू थ्रेट किन सिचुएशंस में है? इन द सर्कमस्टांसेस वेयर यू रिव्यू, क्या करेंगे आप रिव्यू कर रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं किस चीज को आप रिव्यू कर रहे हैं? द वर्क विच वॉज परफॉर्म्ड बाय यू प्रीवियसली, आपने द वर्क परफॉर्म्ड प्रीवियसली बाय यू। तो आपका ही किया हुआ काम जो है उसको आप रिव्यू कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो थ्रेट आएगी दैट इज अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट। इसके बाद है जनाब फैमिलियरिटी थ्रेट। ठीक, तो फैमिलियरिटी थ्रेट जो है उसकी वजूहात जो होती है वो कई फैक्टर्स आ सकते हैं। नॉर्मली फैमिलियरिटी थ्रेट जो है एक तो क्लोज रिलेशनशिप की वजह से है, सेल्फ इंटरेस्ट भी है ये इसकी वजह, क्लोज रिलेशनशिप। ठीक, कि किसी सर्कमस्टांसेस जहां पर मैंने आपको बताया कि जनाब सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी है तो फैमिलियरिटी थ्रेट भी आता है। फैमिलियरिटी थ्रेट जो है इट इज ड्यू टू सम क्लोज रिलेशनशिप, या हम ये कहते हैं कि अगर आप एक ही काम को बार बार कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन जहां पर एक काम को आप रेपिटेशन में कर रहे हैं तो आप लेस क्रिटिक हो जाते हैं। तो चूंकि आप काम को बार बार कर रहे होते हैं तो आपका क्रिटिकल लेवल जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, चूंकि यू थिंक समवेयर इन योर अनकॉन्शियस दैट यू नो एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस। तो चूंकि आप इसके साथ फैमिलियराइज बहुत ज्यादा है तो आपका क्रिटिकल लेवल जो है वो कम हो जाता है। ठीक, तो हम इसे कहते हैं जनाब कि ये हमारे पास फैमिलियरिटी थ्रेट है, इट इज ड्यू टू सम क्लोज रिलेशनशिप। ठीक, और इसके अंदर जब आप क्लोज रिलेशनशिप की बात करते हैं तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी यहां पर इसके साथ अटैच्ड है। ठीक, लेकिन क्लोज रिलेशनशिप आल्सो क्रिएट्स अ फैमिलियरिटी थ्रेट। और इसकी एक और वजह जो है वो क्या है, दैट यू वर्क परफॉर्म जो कर रहे हैं आप एक ही काम अगेन एंड अगेन, रिपीटेडली आप एक ही काम कर रहे हो, तो हर दूसरी दफा जब आप वो काम दोबारा कर रहे होंगे तो आपका क्रिटिकल लेवल जो है वो कम हो जाएगा, वो उस लेवल पे नहीं रहेगा जिस लेवल पे उसको होना चाहिए था। जैसे इसकी सादा सी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि आप एक ही रास्ते से रोजाना घर जा रहे हो, तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट टाइम जब हम जाते हैं एक रास्ता चूज करते हैं तो हम बड़े क्रिटिकल होते हैं, उस रास्ते में जाते हैं हर चीज को नोट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद हमारे लाशऊर में कहीं वो चीज फिट हो चुकी होती है और हम नॉर्मली एक जगह से निकलते हैं ऑफिस से और घर जाते हैं और हम घर पहुंच भी गए होते हैं एंड हमें पता भी नहीं होता। इसका मतलब है कि हम बड़े ही लेस क्रिटिकल हो गए होते हैं। और उसकी वजह क्या होती है कि हम चूंकि वो रास्ता रोजाना उसी रास्ते को फॉलो करते हैं, रिपीटेडली हम वहीं से जा रहे हैं,
जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दैट आवर क्रिटिकल लेवल कम हो चुका है, इट हैज बीन डिक्रीज। तो इसकी वजह क्या है, फेमिलियरिटी, दैट यू चूज दैट रूट अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर, तो इट बिकम्स, इसकी वजह से आप लेस क्रिटिकल हो गए। और इसकी वजह क्लोज रिलेशनशिप भी होता है कि अगर एक सिचुएशन में आपका कोई बंदा है, कोई क्लोज फैमिली मेंबर है जिसके साथ आप ज़ाहिर है बड़ा पुराना ताल्लुक है, तो आप कहते हैं चूंकि वो उसने किया हुआ है तो आप बड़े सिंपैथेटिक हो जाते हैं कि यार ये उसने किया हुआ है काम, तो आप चेक कर रहे हैं, उसकी बनाई हुई रिपोर्ट देख रहे हैं जो आपका बड़ा क्लोज है, तो उसको भी आप जब इवेलुएट कर रहे होते हैं तो आप लेस क्रिटिकल हो जाते हैं। उसकी वजह से भी आपकी ऑब्जेक्टिविटी जो है वंस अगेन कंप्रोमाइज होती है। दिस इज अगेन दैट यू आर गोइंग टू कंप्रोमाइज योर ऑब्जेक्टिविटी ड्यू टू सम क्लोज फैमिली रिलेशनशिप, और दैट यू have some sense that this work has been performed by you over and over again and again, तो अब फिर आप कर रहे हैं वही काम, तो आप लेस क्रिटिकल हो जाते हैं एंड यू बिकम अ प्रे ऑफ फेमिलियरिटी थ्रेट, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना जरा मुश्किल हो जाता है। देन वी हैव दिस वन, इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट, ठीक। अब देखें जनाब, ये जो आप 3 थ्रेट हैं, अगर मैं इसको 1, 2 एंड 3, अगर मैं इसको सादा सी जुबान में बात करूं तो ये वो थ्रेट हैं जो ऑडिटर के अंदरूनी थ्रेट्स हैं, उसके अंदर से आते हैं। मतलब वो खुद सोचता है कि यार फॉर एग्जांपल अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो सोचता है कि यार ये मैं कर लूं, कोई नहीं, क्या हो गया, पैसे आ जाएंगे, थोड़े टाइम बेहतर हो जाएगा, अच्छी गाड़ी ले लूंगा, नया फोन ले लूंगा महंगे वाला। तो सेल्फ इंटरेस्ट है खुद से। यहां पे भी उसके अंदर से थ्रेट है कि यार मैंने किया हुआ है काम, तो सब इसमें क्या गलती निकालूं। अगेन वंस अगेन द सेल्फ, अंदरूनी थ्रेट है, ये अंदर से फैक्टर आ रहा है। देन फेमिलियरिटी थ्रेट, ये भी आप समझते हैं मेरा क्लोज रिलेशनशिप है और ये काम मैंने बार बार किया। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो ऑडिटर के अंदरूनी मुहर्रिकात हैं, अंदरूनी थ्रेट्स हैं। लेकिन ये जो इंटिमिडेशन है ना, ये खारजी है, ये एनवायरनमेंट में से आता है। यहां पर ऑडिटर को प्रेशराइज किया जा रहा है, ऑडिटर को प्रेशराइज किया जाता है। इंटिमिडेट करना मीन प्रेशराइज करना, धमकी देना, इंटिमिडेट करना, बुली करना। जैसे अगर आपको ये कहा जाए कि अगर तुमने ये ना किया तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। अब ऑडिटर अगर खुद सोचे कि अगर मैंने काम नहीं किया तो ये मुझे नौकरी से निकाल देंगे, तो ऑडिटर बिकम अ प्रे ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। लेकिन अगर ऑडिटर ये नहीं सोच रहा कि जॉब से निकल जाऊंगा या वो हो जाएगा, बल्कि उसको बाहर से उसका सीनियर उसको ये कहे, या जो लोग उससे हायर डेजिग्नेशन में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो उसको ये कह रहे हो कि अगर तुमने इस तरह तैयार ना किया तो हम तुम्हारी जॉब खत्म कर देंगे, तुम्हें जॉब से निकाल देंगे। या तुम्हारा क्लाइंट आपको कह रहा हो कि सर ठीक है, फिर हम आपसे अगली दफा ये काम नहीं कराएंगे। ठीक, आप अगर ये सोचे कि मेरा क्लाइंट चला जाएगा तो आप सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के अंदर आ गए। अगर आप ये सोचते हैं, अगर आप ये नहीं सोच रहे और बल्कि आपका क्लाइंट ये कह रहा है कि सर अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो हम आपसे अगली दफा काम नहीं कराएंगे, इसका मतलब वो आपको प्रेशराइज कर रहा है, वो आपको बुली कर रहा है। ठीक, अब अगर ये फैक्टर बाहर से आएगा, ये हमेशा एनवायरनमेंट में से आएगा कि बाहर से लोग जो है वो ऑडिटर को प्रेशराइज करें, बुली करें, धमकी दें कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी अकाउंटेंट को तो हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल। ठीक, और भी डिफरेंट तरह की इश्यूज आ सकते हैं, बुली किया जा सकता है। ठीक, तो लोग अपनी पोजीशन को यूज करते हुए आपको बुली कर सकते हैं, इंटिमिडेट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा जी यहाँ पर आपके अंकल हैं, ठीक, तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है अगर आप सोचे। लेकिन अगर आपके अंकल आपको ये कह रहे हो कि जनाब आपने ये करना है, तो अंकल जो है उन्हें पता है कि चूंकि मैं इनका अंकल हूं तो मैं इसको थोड़ा सा प्रेशराइज करूंगा तो ये मेरा काम कर देगा। इसका मतलब अब इंटिमिडेशन आ रही। सो द डिफरेंस बिटवीन, जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि इंटिमिडेशन थ्रेट हमेशा खारजी होती है, बाहर से आती है, ऑडिटर खुद से नहीं, वो उसके अपने सेल्फ से नहीं जनरेट होती, बल्कि बाहर से आती है, खारजी होती है। और फिर ऑडिटर जो है उससे इंटिमिडेट अगर हो जाए, प्रेशराइज हो जाए, डर में आ जाए, फियर में आ जाए, तो ये इंटिमिडेशन।
समझ आई बात? दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग द अदर 3 वन एंड द फोर्थ वन, इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन मीन्स कि आप ज़हनी दबाव में आ जाते हैं और प्रेशर में आ जाते हैं और फॉर एग्जाम्पल फियर में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर से इन्वायरमेंट से आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, आपको बुली किया जा रहा है, ठीक, जिसमें लोग आपको धमका रहे हैं कि आपके साथ ये हो सकता है, आपके साथ वो हो सकता है। तो अब अगर आप उसका इन्फ्लुएंस ले लें तो दैट मीन्स यू आर डेविएटिंग फ्रॉम योर कोड ऑफ एथिक्स। दोबारा याद करें, ऑब्जेक्टिविटी में 3 लफ्ज थे। द राइटर शुड नॉट बी बाइस्ड, नंबर 1, पहली चीज थी उसमें आपने बाइस्ड नहीं होना, ठीक। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अब बाइस्ड होना और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये दोनों चीजें राइटर के अंदरूनी कैफियत के साथ रिलेट करती है। लेकिन जब हम कहते हैं शुड नॉट टेक एन अनड्यू इन्फ्लुएंस, इसका मतलब है बाहर से जो प्रेशर आएंगे उनको भी राइटर ने ज्यादा प्रेशर नहीं लेना उनका, अब ये खारजी है। अब तीनों चीजों को अगर आप देखें ऑब्जेक्टिविटी की, तो इंटिमिडेशन भी जाके आपकी ऑब्जेक्टिविटी जो है उसको हिट कर रही होती, आपकी जजमेंट को कंप्रोमाइज कर रही होती है, ठीक। आप प्रेशर में आ जाएंगे एंड व्हेन यू विल बी अंडर प्रेशर, तो क्या होएगा, आप इंटिमिडेट हो रहे हैं, ठीक, और उस वजह से आप कोड ऑफ एथिक्स से डेविएट कर रहे हैं, तो आप प्रे हैं किसके, इंटिमिडेशन के। सो इंटिमिडेशन मीन प्रेशर करना, बुली करना ऑल्टर मेंबर को, ऑल्टर को, ठीक। एंड देन वी हैव द एडवोकेसी थ्रेड। अब ये एडवोकेसी थ्रेड जो है इट्स अ रेयर इन अ वेरी रेयर सर्कमस्टांसेस, ठीक। अब ये कब होती है, अब इसका सादा सा जो अगर आप देखें याद रखने के लिए आप इसको ऐसे रख सकते हैं कि इसमें लफ्ज है एडवोकेसी। एडवोकेसी इज एक्चुअली द वर्ड, इसका जो रूट वर्ड बनेगा आपके एडवोकेट, एडवोकेट करना, जैसे लॉयर एडवोकेट करता है अपने क्लाइंट को जज के सामने। अब हम ये देखते हैं कि जो लॉयर है जब अपने क्लाइंट को जज के सामने एडवोकेट कर रहा होता है, जरा कर रहा होता है कि जनाब मेरा जो क्लाइंट है उसका जो मुद्दा है उसके बारे में वो बयान करता है, तो अब हम ये देखते हैं कि अगर वो उसके मुद्दे को बयान करते हुए सच और झूठ का कोई फर्क ही ना रखे, सिर्फ उसने ये साबित करना है कि मेरा क्लाइंट बेगुनाह है और वो सच और झूठ को मिक्स कर जाए, ठीक, तो इसका मतलब वो अपनी इंटेग्रिटी पे कंप्रोमाइज कर रहा है, वो ट्रूथफुलनेस से अवे इज कंप्रोमाइजिंग ऑन द ट्रूथफुलनेस। वो ऑनेस्ट नहीं रहा, वो फेयर नहीं है, वो जज के सामने झूठ भी बोल रहा है, सच भी बोल रहा है, मिक्स करता जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम उसको कोड ऑफ एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो इज रॉन्गली एडवोकेटिंग बिकॉज द पर्सन इन्वॉल्व, द लॉयर इज लाइंग, ठीक। अब अगर हम अपने प्रोफेशन में इसको ले आए तो सम टाइम हमें अपने क्लाइंट की पोजीशन को जस्टिफाई करना पड़ता है, प्रेजेंट करना पड़ता है इन फ्रंट ऑफ सम अथॉरिटीज। फॉर एग्जांपल टैक्स कमिश्नर के सामने आप टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं आप अपने क्लाइंट की, and you presenting the case of your client in front of the tax commissioner, and at that time आप जनाब अपने क्लाइंट की पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए झूठ बोलें, गलत रिपोर्ट्स तैयार करें ताकि आपका क्लाइंट जो है उसको आप कुछ पोजीशन को जस्टिफाई करें, तो अब आप किस थ्रेड के अंडर हैं, यू बिकम अ प्रे ऑफ एडवोकेसी थ्रेड। मीन्स आप झूठ बोल रहे हैं। एडवोकेसी थ्रेड जो आपके जिस कोड ऑफ एथिक्स को जाके डायरेक्ट हिट करती है वो इंटेग्रिटी है, बिकॉज यू आर लाइंग नाउ, आप ऐसी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं जो सच नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, एंड व्हेन यू आर लाइंग यू आर बिहेविंग अवे फ्रॉम द इंटेग्रिटी एंड यू बिकम प्रे ऑफ द एडवोकेसी थ्रेड। तो ये क्या सिचुएशन है, ये नॉर्मली ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे आपको अपने क्लाइंट की या अपने एम्प्लॉयर की कोई पोजीशन जस्टिफाई करनी हो। जैसे आपकी कंपनी फर्स्ट टाइम आईपीओ में जा रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में जा रही है, एंड यू वांट टू गेट अ हाई शेयर प्राइस। अब जनाब आप क्या कर रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं कि जो पोटेंशियल शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के बारे में बड़े बड़े अच्छे एस्टिमेट्स करें और देखें कि जी बड़ा पोटेंशियल है, और आप जानबूझकर ऐसी रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं, सो मिसलीड द पोटेंशियल इन्वेस्टर so that they overrate the company and they will become ready to pay more। इसका मतलब है आपने wrongly एडवोकेट किया, आप एडवोकेसी थ्रेट के प्रे बने एंड यू बिहेव अवे फ्रॉम द इंटेग्रिटी, आपकी इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज होगी। सो एडवोकेसी थ्रेट इज हिटिंग योर इंटेग्रिटी, ठीक। अब आप देखें कि हमने जनाब 5 कोड ऑफ एथिक्स पढ़े और हमने पढ़ा जनाब इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी,
confidentiality, then professional behavior and competence and duty. उन 5 कोड ऑफ एथिक्स का आउटकम यह है कि अकाउंटेंट मेंबर जो है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, बीइंग इन द रोल ऑफ ऑडिटर, अकाउंटेंट जो भी है, वो इंडिपेंडेंट, उसकी इंडिपेंडेंस को कंप्रोमाइज कौन कर सकता है? दीज थ्रेड्स, बिकॉज दीज थ्रेड्स कैन रिस्ट्रिक्ट यू टू फॉलो द एथिकल रूट. तो आपने देखना है कि ये थ्रेड्स सर्कमस्टांसेस में है और डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में ये थ्रेड्स इन्वेड कर जाती हैं जो कि आपको कोड ऑफ एथिक्स से डेविएट कर सकती हैं. तो बीइंग अ मेंबर वी शुड रिमेन अलर्ट इन द पर्टिकुलर सिचुएशंस एंड आइडेंटिफाई दीज थ्रेड्स एंड ट्राई टू मिटिगेट दीज थ्रेड्स. कि आप मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस में हैं, आपको पता है कि जनाब इन सर्कमस्टांसेस में ये पर्टिकुलर थ्रेड जो है ये इन्वेड कर सकती है, ये हो सकती है. सो व्हाट्स आवर ड्यूटी देन? हमारी ड्यूटी क्या बनती है उस वक्त कि हम जनाब इन थ्रेड्स को मिटिगेट करें, कोई ऐसे सेफ गार्ड्स जो हैं वो बनाएं कि ये थ्रेड्स जो हैं वो मिटिगेट हो. तो जनाब ये थी जनाब 5 ethical threats which can deviate the auditor or member from the particular ethical behavior. तो 5 कोड ऑफ एथिक्स हो गए, 5 थ्रेट्स हो गए. एक पास पेपर का सवाल देखते हैं जिसमें हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई होता हुआ देखते हैं. ठीक, कैसे करना है अप्लाई. तो एक सवाल है जनाब ऑटम 2018 की अटेम्प्ट का. ऑटम 2018 की अटेम्प्ट का सवाल है. अगर आपके पास है बुक तो आप उसको खोल लें. ऑटम 2018 की अटेम्प्ट का सवाल ऑटम 2018 की अटेम्प्ट का सवाल है और ये उस अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 3 था. क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट इज फॉर 8 मार्क्स. 8 नंबर का सवाल था, इसके मार्क्स थे 8. ऑटम 2018 एंड द मार्क्स आर 8. सो क्वाइट अ हेल्थी मार्क्स, अच्छे नंबर हैं, पास कराने के लिए बड़े हैंडी हो सकते हैं. छोटा सा टॉपिक है, एक दफ़ा पढ़ लें, समझ लें तो वी कैन राइट इन द एग्जाम. इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट. ठीक, तो एक दफ़ा समझ आ जाए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका पता चल जाए तो ये 8 नंबर जो हैं ये बड़े आराम से आ सकते हैं एंड दे विल बिकम वेरी क्रिटिकल इन द एग्जाम टू मेक यू पास, टू कन्वर्ट योर रिजल्ट फ्रॉम फेलियर टू पास. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप इसके 8 नंबर्स को देखें तो इट्स क्वाइट अ ह्यूज परसेंटेज. लेकिन अब ऑटम 2018 का सवाल है, कहता है जनाब के बाकर, एक साहब है जी बाकर, एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट ACA, इज वर्किंग एज अ फाइनेंस मैनेजर एट कीवी लिमिटेड. कहता है जनाब बाकर साहब जो है उनका रोल जो है वो फाइनेंस मैनेजर का है. ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कीवी लिमिटेड में काम कर रहे हैं एज ए फाइनेंस मैनेजर. एक लिस्टेड कंपनी है एंड रिपोर्ट्स टू शाहिद, और उनके जो सीनियर ऑफिशियल हैं वो शाहिद साहब जो कि FCA हैं, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, CFO हैं. और CFO साहब हैं शाहिद साहब और बाकिर साहब जो है वो मैनेजर फाइनेंस. तो ये पहले तो आपको पूरी स्टोरी जो है वो ज़हन में विजुअलाइज करनी पड़ेगी. हु इज़ एट द टॉप एंड हु इज़ एट द असिस्टेंट लेवल. तो असिस्टेंट जो है वो बाकिर साहब है और उनके ऑफिसर साहब जो हैं वो शाहिद साहब हैं. एंड बोथ आर द मेंबर ऑफ ICAP. बिफोर द डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशुएंस ऑफ KL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2018. कहता है जनाब अभी ऑथराइजेशन डेट नहीं आई थी, यानी कि IAS 10 अगर आपको याद. सो ऑथराइजेशन डेट, द डेट एट विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी पब्लिकली अवेलेबल, यानी कि पब्लिक को अभी 2018 की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनमें कंपनी ने कितनी सेल की, क्या क्या हुए, कोई भी इंफॉर्मेशन अभी जनरल पब्लिक के पास नहीं है, क्योंकि ऑथराइजेशन डेट से पहले की बात कर रहे हो. अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक के पास नहीं गई. कहता जी एक बंदा है जिसका नाम है जहूर. जहूर साहब जो है अ म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ बाकिर एंड शाहिद. कहते हैं इन दोनों का दोस्त है, दोनों का दोस्त है जहूर. कहता जी उसने इन्फॉर्म्ड बाकिर को बताया
that Shahid has recommended him to purchase KL's share as higher EPS is expected this year. कहता है जनाब ज़हूर ने बाकिर को फ़ोन किया और उसने उसको बताया कि यार वो शाहिद जो है, क्योंकि दोनों तो तीनों दोस्त हैं आपस में, तो शाहिद ने कहा है कि तुम जनाब ये कीवी कंपनी के ना शेयर खरीद लो, क्योंकि अर्निंग पर शेयर जो है ना इस दफ़ा ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से शेयर प्राइस बढ़ जाएगी, तो तुम्हें फ़ायदा हो सकता है। ठीक हो गया, ये इवेंट हो गया और ज़हूर ने बाकिर को फ़ोन किया। अब बाकिर साहब ने ये कॉल ली, उसने सुना, उसने कहा अच्छा। फिर कहते हैं ज़हूर आल्सो साउट बाकिर्स एडवाइस ऑन दिस मैटर। ज़हूर का ख्याल था कि शाहिद ने कहा है तो चलो शाहिद तो रिकमेंड कर ही रहा है, तो बाकिर भी वही काम करता है एज ए मैनेजर फाइनेंस, उसको भी ये बात पता होगी, तो वो उससे कंफर्म करना चाह रहा है कि क्या ऐसे ही है कि मैं शेयर खरीद लूँ, ईपीएस बढ़ जाएगी सो मुझे फ़ायदा होगा। ठीक, तो बाकिर साहब को उसने कॉल कर दिया, बाकिर ने फ़ोन सुना। ठीक, अब रिक्वायरमेंट क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ शाहिद मे बी इन ब्रीच ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ICAP's कोड ऑफ एथिक्स। पहला हिस्सा सवाल का ये है कि बताया जी ये जो शाहिद साहब हैं, जो कि CFO साहब हैं, क्या उन्होंने कोई कोड ऑफ एथिक्स का कोई एनी वन ऑफ द कोड जो है उसको ब्रीच किया। ठीक, नॉन कंप्लायंस हुई है, तो बताएं जी कौन सा कोड है जिसकी ब्रीच हुआ है। Also state the potential threat that Bakir may face in the above circumstances। क्या तो बताएं क्या थ्रेट हो सकती है बाकिर जो फेस कर सकता है इस सिचुएशन के अंदर। एंड द सेकेंड दैट हाउ ही शुड रेस्पॉन्ड, और उसको किस तरह रेस्पॉन्ड करना चाहिए ये भी ज़रा बता दें। तो जनाब शाहिद साहब जो हैं उनके लिए तो सीधी सीधी सी जो बात है, कोड ऑफ एथिक्स के अंदर हमने कहा जनाब देयर इज़ वन ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स दैट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या आप अपने क्लाइंट की, अपने कंपनी की, अपने एम्प्लॉयर की कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक, यू शुड नॉट डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन, और स्पेशली जब तक वो पब्लिक नहीं हुई। अभी वो इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक नहीं हुई और आपने अपने दोस्त को बता दी, सो इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने दोस्त के फ़ायदे, यानी कि आप चाह रहे हैं कि आपके दोस्त का फ़ायदा हो जाए, और ज़ाहिर है अगर उसका फ़ायदा होगा तो बाद में आप ये भी कहेंगे कि देखो मैंने तुम्हें कितनी अच्छी एडवाइस दी थी, तुमने इतने पैसे बनाए, आप इसमें से मेरा हिस्सा भी मुझे दे दो। इसको नॉर्मली हम क्या कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट की ज़ुबान में, इट इज़ कॉल्ड एज एन इनसाइडर डीलिंग, that you are giving an information which is very price sensitive information regarding the share price of the company to one of your close friend, तो आप जिस ऑफेंस के मुर्तकब हुए हैं वो है इनसाइडर डीलिंग एंड इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। इसकी वजह ये है कि आपका दोस्त जो है वो जनरल पब्लिक से एडवांटेज पे, अभी वो बात जो पब्लिक को पता ही नहीं, वो इंफॉर्मेशन अभी डिसमिनेट ही नहीं हुई, पब्लिक के पास गई ही नहीं, और जब वो जाएगी तभी शेयर प्राइस को अफेक्ट करेगी। आप उससे पहले ही उसको कह रहे हैं कि तू बेटा शेयर खरीद ले, तुझे फ़ायदा हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप जिस ऑफेंस के मुर्तकिब हुए हैं वो इनसाइडर डीलिंग है, एंड यू आर डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव गेन वाइल डूइंग योर प्रोफेशनल ड्यूटीज़, उसको आप यूज़ कर रहे हैं फॉर योर पर्सनल बेनिफिट, अपने दोस्त के बेनिफिट के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए। इट मीन्स यू आर इन द ब्रीच ऑफ द कोड विच इज़ कॉल्ड एज द कॉन्फिडेंशियलिटी। आप कॉन्फिडेंशियलिटी के कोड का ब्रीच कर रहे हैं, तो शाहिद साहब का जो ब्रीच बनता है वो क्या है जी, वो कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच है। अगर आप देखें इसको कहता जनाब, अगर आप देखें तो आंसर में कहता जी द प्रिंसिपल इम्पोज ऑन द pose an obligation on all chartered accountants to comply with the relevant laws and regulation and avoid any action that discredit the profession. According to Zahoor, Shahid revealed inside information to him which is non-compliance of the regulation pertaining to inside information, and his act may discredit the profession as well. तो प्रोफेशनल बिहेवियर जो है वो भी ब्रीच हो गया। जैसे हमने कहा जी प्रोफेशनल बिहेवियर में हमने कहा जनाब कि द प्रैक्टिशनर जो है, मेंबर जो है, he must follow all the rules and regulations. So there is a rules and regulations regarding the insider information. आप ये नहीं कर सकते। इसका मतलब एक तो आपने उसकी नॉन कंप्लायंस की और आप एक ऐसे एक्शन में इन्वॉल्व हुए हैं कि जो प्रोफेशन के लिए डिस्क्रेडिट है, तो प्रोफेशनल बिहेवियर, और दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी।
This principle imposes an obligation on all chartered accountants to refrain from using confidential information acquired as a result of professional and business relationship to their personal advantage. और जनाब आपने ऐसा किया तो शाहिद ने ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी भी की और प्रोफेशनल बिहेवियर भी किया बाय नॉट कंप्लाइंग विद ऑल लॉज एंड रेगुलेशन एंड इन्वॉल्व इन एन एक्शन विच डिस्क्रेडिट फॉर द प्रोफेशन। तो ये 2 कोड ब्रीच हो गए। अब दूसरा सवाल था कि बाकिर साहब इस सिचुएशन में किन थ्रेट्स के अंडर आ रहे हैं। तो जनाब इसमें बड़ी सादा सी बात है कि अब बाकिर को ये लगेगा कि ये बात जो हुई है अगर मैंने रिपोर्ट कर दी टू द हायर अथॉरिटीज, ठीक, टू दोज हु आर चार्ज विद गवर्नर्स बोर्ड लेवल पे, तो कहीं ये ना हो कि मेरी अपनी नौकरी चली जाए, शाहिद के ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हों, वो शाहिद को तो कुछ हो ना हो, मेरी जॉब ना चली जाए या वो ये सोचे कि ज़हूर चूंकि उसका बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ा पुराना दोस्त है, सो द ज़हूर इज बिकमिंग अ प्रे ऑफ द सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और द फैमिलियरिटी थ्रेट एज वेल। इसके अलावा जनाब दूसरी जो थ्रेट हो सकती है वो इंटिमिडेशन हो सकती है, ठीक, कि जनाब उसको प्रेशराइज कर सकते हैं शायद, और स्ट्रेटेजिक लेवल पे बैठे जो लोग हैं दे कैन प्रेशराइज हिम। सो देयर आर 2 थ्रेट्स फेस्ड बाय द बाकिर, इंटिमिडेशन एंड द अदर वन इज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। तो कैसे इसको करना चाहिए अपने आप को सेफ गार्ड, हाउ ही शुड रिस्पॉन्ड, ठीक। तो सबसे पहले जनाब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, जैसे उसका फोन आया ज़हूर का, तो पहले तो आपने भी शाहिद वाला काम नहीं करना कि आप कहें अच्छा हाँ हाँ ऐसे ही ऐसे, तो आपने तो कोई बात नहीं बतानी। पहला काम आपने ये करना है कि आपको उस फ़ोन के जवाब में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, ना आपने उसको कंफर्म करना है, ना आपने उसको कोई बात करनी है। तो पहला काम तो आप ये करेंगे। फिर फ़ोन ख़त्म हुआ, उसके बाद आप शाहिद के साथ बैठे, उसके साथ इस मैटर को डिस्कस करें, ठीक। और इसके अलावा आप कंसिडर करें कि ये बात जो है वो हायर अथॉरिटीज़ को बताई जाए, फॉर एग्जांपल टू द चीफ एग्जीक्यूटिव CEO को या दोस्त चार्ज विद गवर्नर्स, ऑडिट कमेटी तक ये बात पहुंचाई जाए, उनको ये बात कंफर्म की जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू शुड सीक अ लीगल एडवाइस कि आपकी अपनी पोजीशन क्या होगी, बिकॉज देयर इज़ अ criminal offense of insider dealing. You are in a breach of the applicable rules and regulations, one of your friend, और आपको ये बात पता है, you are in the knowledge of that, so there must be a whistle blow आपको शायद करनी पड़ जाए। So you should seek a legal advice, और उस पर देखें कि अगर आपको वहाँ पर whistle blow करनी पड़ जाए तो वो आपको शायद करनी पड़े, so ताकि आप अपनी पोजीशन को क्लियर रख सकें प्रोफेशनली। तो दिस इज हाउ यू शुड रिस्पॉन्ड, मतलब बाकिर को किस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के 3 हिस्से थे। एक कि कौन कौन से कोड ऑफ एथिक्स का ब्रीच है, नंबर 2 बाकिर कौन कौन सी थ्रेट फेस कर रहे हैं, एंड 3 हाउ द बाकिर शुड रिस्पॉन्ड। तो ये जनाब बड़ा सादा सा सवाल होता है, थोड़ा सा इस पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप यू कैन गेट 8 नहीं तो कम से कम 6 नंबर बड़े आराम से इसमें आ सकते हैं इफ़ यू राइट अ लिटिल बिट। थोड़ा सा एवरेज से ज़्यादा लिख देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सो दैट वाज अ पास पेपर क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे और 1-2 सवाल और रिव्यू करेंगे पास पेपर के, सो दैट ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाए। ठीक हो गया जनाब, तो आज के लिए जनाब इतना ही। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।